वेलकम टू लाइटबीम क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस बनेंगे वो करने वाले हैं। अच्छा, इसको देखने से पहले अगर आप लोग जो है ओम्स लॉ देख लो, और आप लोग वैसे मैंने 3 लेक्चर बना दिया है इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर आप वो तीनों कंप्लीट कर लो ना तो ये जो है आपका लेक्चर बहुत अच्छा होगा, मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आप पहले ही आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी स्टार्ट करोगे तो उतना अच्छा नहीं होगा, उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप ट्राई करो कि आप प्रीवियस लेक्चर तो जरूरी देख लो, ओम्स लॉ तो जरूर देख लो। करंट और इलेक्ट्रिसिटी, करंट चार्ज से रिलेटेड मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड लेक्चर में बनाया था, तो वो भी अगर देख लेते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो कोई नहीं, आप ओम्स लॉ तो जरूर देख लो, तो आपको बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसमें समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है क्या, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं और कैसे कैसा न्यूमेरिकल्स बनता है, एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, रेजिस्टेंस समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि ओम्स लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि अकॉर्डिंग टू ओम पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था, दैट इज कॉल्ड आर, और यही आर क्या था, आपका रेजिस्टेंस था। यानी V इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला, I इंटू आर। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझाया था। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या समझना है, रेजिस्टेंस समझना है। मैंने वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट समझाया था, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पे R इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। उस एक्सपेरिमेंट में मैंने ये समझाया था कि जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, जिस प्रोपोर्शन में वोल्टेज को इंक्रीज करते हो, आपकी करंट भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर जाता है। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, कि कंडीशन ये होना चाहिए कि आपकी फिजिकल कंडीशन सेम होनी चाहिए, यानी टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये सारे आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो उस केस में देखा गया कि रेजिस्टेंस जो है इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ना वोल्टेज पे ना ही करंट पे, यानी रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट। यानी ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। बट ये डिपेंड किस पे करता है, आपका डिपेंड करता है फिजिकल कंडीशन पे। तो अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, ये आपकी फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो मतलब रेजिस्टेंस है क्या। तो अब रेजिस्टेंस समझने के लिए कुछ चीजें और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एटम्स होंगे। एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, यानी आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आपका जो है क्या करेगा, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा। वैसे जो है, जैसे कंडक्टर में क्या होता है कि जो हमारे कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मूव करते रहते हैं, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में, रैंडम, इनकी डायरेक्शन जो होती है वो रैंडम होती है। कुछ इधर मूवमेंट हो रही है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। अब डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से इनकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी जब फाइंड की जाती है वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की जीरो हो जाती है, जिससे करंट नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही आप इस कंडक्टर को कनेक्ट करोगे किससे, जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, वैसे ही जो रैंडम मूवमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका यूनी डायरेक्शन में मूवमेंट कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे किस में मूव करने लग जाते हैं, वो सारे के सारे यूनी डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं। तो ये आपका जो है यूनी डायरेक्शन में मूव करते ही, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। अब जैसे ही सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे वैसे ही आपका जो है क्या होगा, यानी करंट आपका ड्रिफ्ट करने लग जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप हो जाती है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप होते ही आपकी जो है यहाँ पे क्या होगी, करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे, अब करंट बनना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, यूनी डायरेक्शन में मोशन करने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किए थे तब ये रैंडम में मोशन कर रहा था, और रैंडम डायरेक्शन में मोशन करने की वजह से जो वेलोसिटी थी, नेट वेलोसिटी, वो जीरो थी, और नेट वेलोसिटी जीरो होने की वजह से करंट नहीं बन रहा था। इसी वजह से हम लोग जब भी किसी कंडक्टर को टच करते हैं तब आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है, लेकिन जब आप उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हो तब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, तब आप उस कंडक्टर को टच नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे आती है बात कि ठीक है, यूनी डायरेक्शन में मोशन होना स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करता है, न्यूक्लियस से जाकर कोलाइड कर जाता है। अब ऐसा नहीं कि सारे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएंगे, नहीं, सारे नहीं करेंगे, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस से जाकर कुछ तो आपका जो है रैंडम मूवमेंट करे, सॉरी यूनी डायरेक्शन में मूवमेंट करने लग जाते हैं, और कुछ क्या हो जाते हैं कि कुछ जो है अरेंजमेंट की वजह से, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी अरेंजमेंट की वजह से वो क्या हो जाता है कि आपकी जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज जिसमें है, उससे क्या हो जाता है, वो कोलाइड हो जाता है। अब कोलाइड हो गया, इस कोलिजन की वजह से क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी यहाँ से करंट जो है क्या कर रहा है, बैटरी से करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करते हुए ये इस कंडक्टर में पहुंचा। अब होता क्या है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यानी करंट जो है, जैसे ही आपका जो है न्यूक्लियस से कोलाइड करेगा, वैसे ही जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएंगे। इसमें भी जैसे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा, और वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्यों कोलाइड कर रहे हैं, सिर्फ अरेंजमेंट की वजह से। जितने भी मटेरियल्स है आपके, सब में जो है क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो सबकी जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो बिल्कुल, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल सबकी अरेंजमेंट एक जैसा ही होगा। जैसे आपका जो है मटेरियल्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में भी 2 टाइप्स होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, अमॉर्फस फॉर्म होता है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे। यानी जो अरेंजमेंट होता है, मतलब कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसमें आप ये कह सकते हो कि सारे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपका सिल्वर में जिस तरीके से अरेंजमेंट है वैसे ही अरेंजमेंट कॉपर में भी मिल जाए, वैसे ही अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल्स के आपका आयरन में मिल जाए। नहीं, सबकी अरेंजमेंट एक जैसी नहीं होती है, सबकी अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट वे में होती है। सबके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सब में इतना ही होता है, सब में। तो वही आपको मैं बता रही हूँ कि देखो, जो हमारा प्रोटॉन है, यानी हमारा जो न्यूक्लियस है, वो आपका मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी करेंट के लिए वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। अब जैसे क्या हुआ कि अगर आपका जो है ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा मूव कर रहा है, अगर इसके पाथ में जो है क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज नहीं आया तो ये सीधा मूव कर जाएगा, कोलिजन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसके पाथ में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उससे कोलाइड कर जाएगा। और कोलाइड करते ही आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, उसके पास कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यानी यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। जो न्यूक्लियस है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और इसी ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि क्या रेजिस्टेंस क्या है। अब देखा जाए तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है आपका, वो हर मटेरियल में होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ कॉपर में होगा, सिर्फ आपका जो है गोल्ड में होगा, एल्युमिनियम में होगा, आपका निक्रोम में नहीं होगा। जितनी भी कंडक्टर्स है सब में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा। मतलब कहने का ये है कि जो हमारी करंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से किसी अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड है। किसी में ऐसा अरेंजमेंट होगा कि बहुत अच्छे से अरेंजमेंट है जिससे कि आपकी इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली पास हो जा रहा है, कोलिजन बहुत कम हो रहा है। किसी में कोलिजन क्या होगा, अरेंजमेंट थोड़ा बढ़िया नहीं है, तो उसमें अरेंजमेंट की वजह से कोलिजन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे जो है क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है, कोलिजन ज़्यादा हो रही है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है, यानी वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इवन आप सबने सुना भी होगा, अब वैसे भी देखा जाए तो 10th की लास्ट टाइम है, अब 10 दिन ही पेपर का बचा हुआ है, तो इतना तो आप सबको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस जहाँ पे भी होता है वहाँ पे हीट डेवलप होता है।
इतना तो पता ही होगा। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है क्या, ऑब्स्ट्रक्शन है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन से टकराया यानी कोलाइड किया, वैसे ही उसने क्या किया, उसने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। यानी हम लोग जो है इतनी चीज़ों से हमें ये समझ में आया कि रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये आपके जो है करेंट को क्या करता है, अगर फंक्शन की बात करें तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेगा, अपोज द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, एंड कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। और साथ में देखा जाए तो ये है सारे मटेरियल्स में होते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन सारे मटेरियल्स में होते हैं। तो मैं इसको ये बोल दूंगी कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करेंट, और चाहूँ तो इसमें और भी ऐड कर सकती हूँ कि विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस का जो है डेफिनेशन आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ, अब बात आती है एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब देखो आप चाहो तो स्मॉल लेटर में ओम लिख सकते हो, नहीं तो आप सिंबॉलिक फॉर्म में ओमेगा बना दो, ओम की जगह पे ये ओमेगा। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि आप देख सकते हो रेजिस्टेंस भी जो है किस पे डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, और डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है तो इसको हमें किसके अंदर रखना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखना चाहिए। अब देखते हैं जैसे कि फिजिकल कंडीशन में भी जो है किस किस कंडीशन पे डिपेंड करता है आपका रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज और करंट पर डिपेंडेंट नहीं होता है। आप वोल्टेज इंक्रीज करो, जिस प्रोपोर्शन में आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे उसी प्रोपोर्शन में करंट इंक्रीज हो जाएगा, बट आपका जो रेजिस्टेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कब फर्क पड़ेगा, जब आप फिजिकल कंडीशन क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। तो वो जो फिजिकल कंडीशन है, कौन कौन से फिजिकल कंडीशन है, किस किस को हम इसके अंदर रखे हैं, किसको किसको चेंज करने पे आपका रेजिस्टेंस चेंज होता है, वो चीजें देखते हैं हम लोग। अब देखो जैसे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। यानी अगर आप जो है किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस है क्या, ऑब्स्ट्रक्शन है। रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी ये क्या करता है, आपके करंट को फ्लो को अपोज करता है एंड कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। यही मैं बता रही हूँ आप सबको। तो यहाँ पे देखो जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 मीटर लेंथ हमने वायर लिया, उस वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर में मान लेते हैं कि 5 ऑब्स्ट्रक्शन मिला, ठीक है। तो 2 मीटर में कितने ऑब्स्ट्रक्शन मिलेंगे, ऑब्वियस बात है 10 ऑब्स्ट्रक्शन मिलेंगे। अगर सेम मटेरियल सेम थिकनेस का लोगे तो 10 आपको जो है क्या मिल जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाएगा। यानी आप जब लेंथ इंक्रीज करोगे तो आपके ऑब्स्ट्रक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी थिकनेस ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये वायर है आपका, अभी जो है कुछ इसकी थिकनेस ये है, पर्टिकुलर थिकनेस आप देख सकते हो, मैंने अभी थिकनेस जो है बहुत कम ले लिया है। मान लेते हैं कि इसकी थिकनेस 2, यानी एरिया की बात कर रही हूँ, 2 मीटर स्क्वायर है। अब इसकी एरिया मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा ले लिया, अब ये हो गया 4 मीटर स्क्वायर। अब आप बताओ, यहाँ से मैंने मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ जो है मैंने सेंड किया, तो इसमें जो है आप थोड़ा सोचो इसमें क्या होगा, और इसमें भी मैंने सेम 100 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे भी सेंड किया। तो आप खुद बताओ कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा किस में है, इसमें होगी या इसमें होगी। तो आप कहोगे कि ऑब्वियस ही बात है, ठीक यहाँ पे आप यहाँ पे भी आपने 100 सेंड किया और यहाँ पे भी 100 इलेक्ट्रॉन एक बार जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो है जगह कम है तो कोलिजन होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे जगह क्या है, यहाँ पे जगह ज़्यादा है तो कोलिजन होने के चांसेस क्या है, कम है। यानी आप एरिया जब इंक्रीज करोगे तो ऑब्स्ट्रक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कोलिजन की रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे कोलिजन रेट क्या है, ज़्यादा है। यानी आप एरिया बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जा रहा है,
एरिया इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर जा रहा है। यानी आपने यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपने जब एरिया बढ़ाया तो होगा क्या, अब यहाँ पे कोलिजन के चांसेस क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे कोलिजन की चांसेस ज्यादा हो गया। आई थिंक मैंने यही बोला था आप सबको, सबने अच्छे से सुना होगा कि 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहे हैं और यहाँ से भी 100 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। ठीक, अब जब 100 इलेक्ट्रॉन इस वायर से आप पास करोगे ठीक वाले से, क्योंकि थीन है ना, सॉरी थीन है, और ये क्या है, ठीक है, तो यहाँ एक साथ जब 100 लोग जाएगा तो क्या होगा, कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे जो है स्पेस ज़्यादा है, इसलिए कोलिजन होने के चांसेस कम है। यानी कोलिजन कम हो रहा है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी यहाँ पे। यानी एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी आप यहाँ से बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आप सबको अभी बताया था कि जितने भी आपके कंडक्टर्स हैं उसमें अरेंजमेंट एक जैसा नहीं होगा, और एक जैसा अरेंजमेंट नहीं होगा तो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन भी जो है सब में एक जैसा नहीं होगा। किसी में नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। मैं किसी में भी आप ये नहीं कह सकते कि इसमें जो है इसमें सेम होता है, नहीं, सब में अलग अलग होता है, क्योंकि सबके अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। ऑब्वियस सी बात है, सबके अरेंजमेंट, सबके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तभी तो हम उसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से कॉल करते हैं, नहीं तो एक ही नेम से कॉल नहीं कर लेते। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। यानी रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, थर्ड आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। ओके, या आप मटेरियल ऑफ कंडक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर यानी एक और फैक्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी जो रेजिस्टेंस है वो आपके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब आप कहोगे कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो मैं आपको कहूँगी कि बिल्कुल आपको ये बताया गया था कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हो, और बैटरी से कनेक्ट नहीं करते तो इसमें रैंडम मूवमेंट होता है, और रैंडम मूवमेंट की वजह से वेलोसिटी जो है जीरो हो जाती है, नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी जीरो होने की वजह से करंट नहीं बनता है, लेकिन जैसे ही आप बैटरी से इसको कनेक्ट कर दोगे वैसे क्या होगा, करंट बनना स्टार्ट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, अब नेट वेलोसिटी आपका क्या होगा, नेट वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, यानी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी करंट बनना स्टार्ट हो गया, और करंट बनना स्टार्ट हो गया तो वही चीज़ें समझो कि कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये काफ़ी एनर्जेटिक पहले से ही होते हैं, बस आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दो। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होते ही ये क्या होंगे, ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है, आपका बैटरी मेंटेन करता है। तो मतलब ये है कि आपका जो है मतलब पहले से एनर्जेटिक थे, अब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसको हीट दिया होगा, और हीट दिया होगा तब जैसे पहले से इलेक्ट्रॉन आपका क्या था, एनर्जेटिक था, अब जब हीट वो और गेन कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है सुपर एनर्जेटिक हो जाएगा, अब ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। जैसे मैं आप सबको बताया गया कि कहीं पे भी जो है ना ज़्यादा हो गया, एक्सेस हो गया, वो भी बेकार होता है। अब जब इनके पास क्या हो गया, ज़्यादा ही एनर्जी आ गया, तो ये क्या करते हैं, कोलिजन होने की चांसेस जो है और ज़्यादा हो गए। जैसे मान लेते हैं कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, सबको जो है कहा गया कि आप लोग जो है एक एक कर डोर से आप एक एक करके निकलना स्टार्ट करो, तो आप सब जब एक एक करके निकलोगे तो कोलिजन होने की चांसेस कम होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नहीं, सब निकलो, और आप बिल्कुल भगदड़ मचाकर बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ही एनर्जेटिक हो गए, हाईली एनर्जेटिक हो गए, और एक साथ जो है सब के सब निकलना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और जैसे ही आप एक साथ निकलोगे तो कोलिजन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यानी जब वैसे ही सेम आपका इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब हीट गेन करता है, हीट गेन करते ही उसके अंदर भी क्या होगी, आपके जैसे काफ़ी ज़्यादा ही एनर्जी आ जाती है, और ज़्यादा ही एनर्जी होते ही वो भी क्या करता है, आपकी तरह कोलिजन की चांसेस ज़्यादा बढ़ा लेता है। यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। यानी आप हीट बढ़ाओगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। अब देखो, अभी मैंने फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस नोट किया था,
तो उसके हेल्प से जो है देखो दो इक्वेशन मैंने बनाया नहीं था, ये यहाँ पे नोट किया था, वो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने बोला था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, रजिस्टिविटी समझने के लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो दोनों ही इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या लिखोगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, रो से मल्टीप्लाई करोगे। और इस रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। मतलब ये भी जो है जैसे रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट था, बट ये किस पे डिपेंडेंट था, रेजिस्टेंस आपका जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू हर बार सेम नहीं होगी, इसकी वैल्यू किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड थी, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। वैसे ही रजिस्टिविटी भी आपका क्या है, कांस्टेंट तो है बट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, डिपेंडेंट होगी किस पे, वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, साथ में डेफिनेशन भी समझते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले से ना हमें काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फॉर्मूला क्या बना, R इक्वल टू रो L बाई A। रो क्या हो गया आपका, रजिस्टिविटी, L क्या है आपका, लेंथ ऑफ वायर, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अब देखो आगे हम समझते हैं रजिस्टिविटी के लिए। अब देखो R इक्वल टू क्या हो गया, रो L अपॉन A। मैंने कहा कि आप क्या करो, L की वैल्यू 1 कर दो और एरिया की भी वैल्यू कितनी ले लो, 1 मीटर स्क्वायर। और जैसे ही आपने ऐसे किया वैसे ही आपने देखा कि रो की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, रेजिस्टेंस के इक्वल हो गई। यानी आप ये कह सकते हो, यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हो कि रजिस्टिविटी जो है किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के इक्वल हो गया। बट किस वायर के रेजिस्टेंस के इक्वल हुआ है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो अब यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हो कि रजिस्टिविटी इज अ resistance of wire of resistivity is a resistance of wire of unit length and unit cross sectional area of conductor। मतलब आप रजिस्टिविटी जो है ये भी क्या है, रेजिस्टेंस ही है, बट किस वायर की रेजिस्टेंस है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर दिया गया है, आप इसे आप लोग प्रॉपर नोट कर लेना। बात आती है एसआई यूनिट के, तो एसआई यूनिट समझते हैं कैसे बनाया जाएगा रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। अब यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला फिर अगेन नोट करती हूँ एसआई यूनिट बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो R रो L अपॉन A। अब बताओ रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L। अब देखो यहाँ पे R की यूनिट क्या होती है, ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बना, ओम मीटर। यानी ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब बात आती है ये भी कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आई थिंक लग रहा है कि इतना तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रजिस्टिविटी का डेफिनेशन जो है यही क्यों नोट किया गया, इसकी यूनिट यही क्यों नोट की गई, और इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला गया होगा, क्योंकि ये भी जो है डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, और डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है तो आप इसे स्केलर क्वांटिटी बोलो। चलो अब इसका फैक्टर्स देख लेते हैं कि ये जो है किस किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। पहले तो देख लो यहीं से समझ लेते हैं कि फैक्टर्स किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब देखो आपने क्या बोला कि रजिस्टिविटी भी क्या है, रेजिस्टेंस है, बट किस वायर की रेजिस्टेंस है, जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और जिसकी एरिया कितनी हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे लेंथ और एरिया दोनों ही क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, जब रजिस्टिविटी फाइंड करोगे उस टाइम पे आपको लेंथ कितनी लेनी होगी, हमेशा रजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए आपको लेंथ 1 मीटर लेनी होगी और एरिया कितनी लेनी होगी, 1 मीटर स्क्वायर लेनी होगी। ठीक है, अब जब आप 1 मीटर ही ले रहे हो तो फिर अब ये थोड़ी बोल सकते हो कि रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी आप नहीं बोल सकते हो। और नहीं बोल सकते हो तो मतलब बिल्कुल नहीं बोल सकते, यानी रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं है।
अब आप बताओ रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंडेंट था, 4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट था, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे एंड आपका टेम्परेचर पे। 2 फैक्टर तो कैंसिल हो गए, उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, लेंथ और एरिया की वैल्यू फिक्स कर दिया। यानी अब सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा, किस किस पे डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड होगा। ओके चलो, वो यहाँ पे नोट है, आप इसे नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन आ जाता है। आई थिंक आप सबको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने देखा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के हेल्प से एक फॉर्मूला मिला, क्या, R इक्वल टू रो L बाई ए। अब इस फॉर्मूला के हेल्प से काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे मैं आप सबको हमेशा ही सिखाती हूँ कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखे सबसे पहले आप क्या करो, गिवन नोट करना स्टार्ट करो। यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर, यानी मिलीमीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। ठीक है, पहले गिवन नोट करते हैं। लेंथ कितनी दी गई है, 1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया गया है इतना 1 mm स्क्वायर, और आपको दिया गया है क्या, रेजिस्टिविटी, वो दी गई है कितनी, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। फाइंड क्या करना है, रेजिस्टेंस। अब आप बताओ फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग R इक्वल टू रो L बाई ए, यानी इसको यूज करते हुए फाइंड करते हैं। R इक्वल टू रो की वैल्यू कितनी है, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब देखो मैंने डायरेक्टली वैल्यू क्यों पुट किया, क्योंकि यार यहाँ पे देख सकती हो कि यहाँ पे जो है ना, किस यूनिट में दिया गया है, एसआई यूनिट में दिया गया है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, अभी बताया था। अब देखो यहाँ पे एरिया चेंज कर लेना, एरिया किस यूनिट में दी गई है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप सबको पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर आपने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर कितना होगा, मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब आप दोनों ही साइड क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 की पावर माइनस 3 मीटर, इसका क्या किया, स्क्वायर, तो ये भी क्या, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और ये बन जाएगा 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन मैंने एक बार, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, नोट भी कर दिया है कि देखो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब आप मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये जो 10 की पावर माइनस 3 है ना, इसका भी पावर 2 करना होगा, और जैसे आप इसका पावर 2 करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 6, यानी आप मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर माइनस 6 से। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं, वो 10 की पावर माइनस 3 से ही मल्टीप्लाई करके आ जाते हैं। ठीक है, लेंथ की यूनिट किस में दी गई है, मीटर में, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं, यही वैल्यू पुट कर देंगे। अब चलो पुट करते हैं, रजिस्टिविटी की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। लेंथ की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.7, अब 1 से आप देख सकते हो मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर माइनस 6, डिनोमिनेटर में है तो नुमरेटर में जाएगा, नुमरेटर में जाते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 1.7, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 6 कितना हो गया, माइनस 2, यानी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, ओम, तो आप यहाँ पे ओम नोट कर दो। आप देख सकते हो वैल्यू आपकी कितनी आ गई, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 ओम। एक बार आप ये सारे वैल्यू आप नोट कर लोगे, देख सकते हो ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ
रजिस्टर होगा, ना कि रजिस्टेंस होगा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, मतलब देखो वैल्यू को जो है हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, बट जो कंडक्टर है जिसके अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन है उस कंडक्टर को हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज 5 ओम, ठीक है। इफ लेंथ ऑफ सिमिलर वायर इज 50 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 2 ओम, ठीक है। अब देखो आपको लेंथ फाइंड करना है, मतलब आपको एक, ये मान लेते हैं कि ये एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, ए है, जिसकी रजिस्टिविटी क्या है, रो है। ये सारे आप क्या कर रहे हो, मान रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस कितनी दी गई है, 5 ओम। आगे क्वेश्चन में रीड करो, इफ लेंथ ऑफ सिमिलर वायर, यानी जो वायर है आप क्या ले रहे हो, सिमिलर वायर ले रहे हो। जैसे मान लेते हैं कि ये कॉपर का बना है तो आप आगे भी कैसा लोगे, कॉपर का ही लोगे, यानी मटेरियल सेम रखा तो रजिस्टिविटी जो है क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, बिकॉज रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे साथ में हम टेम्परेचर भी नहीं चेंज कर रहे और क्या आपका मटेरियल भी चेंज नहीं कर रहे हैं, और मटेरियल जब नहीं चेंज कर रहे तो रजिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम होगा। एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे सिमिलर वायर लिया जा रहा है, सिमिलर मतलब जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, जैसे इसकी थिकनेस जो है मान लेते हैं क्या है 1 mm है थिकनेस, तो इसकी भी थिकनेस कितनी होगी 1 mm ही होगी, यानी इसकी भी एरिया क्या होगा, देखो थिकनेस में हम लोग डायमीटर की वैल्यू नोट करते हैं, ठीक है। एरिया क्या होगा इसका, इसका भी एरिया ए होगा, ठीक है, एरिया भी ए हो गया इसका, ठीक है। लेंथ कितनी दी जा रही है इस वाले रेजिस्टेंस की, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी दी जा रही है 50 सेंटीमीटर, यानी इसमें लेंथ की वैल्यू हो जा रही है L1 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और लेंथ 50 सेंटीमीटर है जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी जा रही है 2 ओम दी जा रही है, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, इस लेंथ की वैल्यू सॉल्व करना है, ठीक है। एक चीज़ आप देख रहे हो, सिमिलर वायर के हेल्प से, सिमिलर वायर दिया गया था, सिमिलर वायर देने की वजह से क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी सेम ले लिया, ठीक है, दोनों जगह पे, और एरिया भी हमने क्या कर लिया, दोनों जगह पे सेम ले लिया, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ से, जैसे फर्स्ट वाले से रेजिस्टेंस की फॉर्मूला मैं नोट करने जा रही हूँ, इसको R1 लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, इसको R2 लिख दो, इस लेंथ को आप L1 लिख दो, ठीक है। एरिया सेम है तो इसको A1 A2 लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको L2 लिख दो, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1, A1 नहीं लिखेंगे क्योंकि एरिया सेम है, दोनों में एरिया सेम ले जाएगी, ठीक है। R की वैल्यू कितनी दी जा रही है 5, रो की वैल्यू गिवन नहीं है, कोई नहीं, L1 की वैल्यू हमें सॉल्व करना है, एरिया भी हमारा सेम था, ये हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में देखो, सेकेंड वायर में जो है आपको सिमिलर जो है वायर दिया गया था जिससे रेजिस्टिविटी और एरिया सेम हो गया था। रेजिस्टेंस की फॉर्मूला नोट करो, R2 इक्वल टू क्या नोट करोगे, रो क्यों, क्योंकि सिमिलर वायर था, लेंथ की जगह पे L2, और एरिया की जगह पे अभी भी क्या नोट किया जाएगा A। इसकी वैल्यू कितनी, R2 की वैल्यू कितनी दी जा रही है, R2 की वैल्यू दी जा रही है 2, ठीक है। L2 रो अपॉन A। अब यहाँ पे देखो ये किस में दिया गया, 50 सेंटीमीटर में दिया गया, तो आप इसको चेंज कर लो मीटर में, 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, यानी आप यहाँ पे नोट कर लो 0.5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो आप लोग, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड 2 बाई 1, ठीक है, यानी 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू रो अपॉन A इंटू 0.5 था, डिवाइडेड बाय रो अपॉन A इंटू L1। रो अपॉन ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2/5 इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय L1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू
0.5, L1 इक्वल टू कितना हो गया 5 इंटू 0.5 2.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 1.25 L1 इक्वल टू, अब वैल्यू हमने किस में पुट किया था मीटर में, इसलिए आंसर भी किस में आ गया मीटर में आ गया। लेकिन आपने देखा क्वेश्चन में किस में गिवन था सेंटीमीटर में, इसलिए मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी। तो 1.25 मीटर और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो 125 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आंसर भी आप लोग समझ लो कैसे कैसे मैंने किया था एक एक करके, और नोट भी कर लो आप लोग, प्रैक्टिस भी कर लेना इसकी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखना, स्टार्टिंग में तो आप समझो कैसे मैंने कराया था, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन देखो, ये नहीं कि आप फिर से जो है आंसर देखना स्टार्ट करें, सिर्फ क्वेश्चन देखो और सॉल्व खुद से करो, लास्ट में आंसर देख लेना। आंसर कितनी आएगी L1 की वैल्यू 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है resistivity of iron is 1 into 10 की power minus 7 ohm meter and resistance of wire of particular length and thickness is 1 ohm. If the length of wire is double then find the new resistance and new resistivity. Okay? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे भी हम गिवन नोट करेंगे। गिवन क्या है रजिस्टिविटी, वो कितनी दी जा रही है आयरन की 1 into 10 की पावर -7 ओम मीटर, ऐसा यूनिट में दिया गया है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ पर्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज 1 ओम। तो मान लेते हैं ये मेरा एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है A, और इस वायर की रेजिस्टिविटी कितनी है रो, जो कि यहाँ पे मैंने नोट कर दिया, क्वेश्चन में वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दे दिया गया, रेजिस्टेंस हमें दे दिया गया कितना R इक्वल टू 1 ओम। अब अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगी तो क्या लिखूंगी, R इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी R की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, 1 इक्वल टू क्या नोट करोगे रो L अपॉन A, बस इतना ही रहने दो, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट आगे रीड करो, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस एंड न्यू रेजिस्टिविटी। यानी आपने क्या किया, वायर जो है सेम ही रखा अभी, ठीक है, अभी भी क्या कर रहे हो, वायर की सिर्फ लेंथ क्या कर दे रहे हो, डबल कर दे रहे हो, वायर की सिर्फ लेंथ डबल की जा रही है, ना कि थिकनेस और नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब जो है मैं पहले भी आयरन का ही ली हूँ, बाद में भी मुझे आयरन का ही लेना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले भी इसका कितना A है, बाद में भी कितना रहेगा A ही रहेगा। लेकिन अब क्या करोगे आप, आपको रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, रेजिस्टिविटी भी अभी भी कितना रहेगा रो रहेगा, ठीक है। लेंथ आपने लेकिन चेंज कर दिया है, लेंथ कितना कर दिया आपने, डबल कर दिया है। फाइंड द, डबल करोगे तो अब ऐसी बात है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ वायर, और लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो जब आपने लेंथ चेंज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज हो जाएगा तो उसे सॉल्व भी करना होगा, वही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यू रेजिस्टेंस हमें सॉल्व करना है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ चेंज हो जाएगी, तो वही देखो सॉल्व करते हैं। न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या नोट किया जाएगा, रो क्यों लिया, क्योंकि सिमिलर वायर लिया आपने, लेंथ आपने बस डबल किया है, ठीक है। लेंथ कितना कर दिया आपने 2L कर दिया, एरिया भी आपने सेम ही रखा हुआ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रो 2 को बाहर ले आते हैं, अंदर क्या बचा रो L अपॉन A, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रो L ऑफ, यहाँ से आप ऐसे लिख देना फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा R न्यू इक्वल टू, अब देखो 2 रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है 1, यानी कितना आंसर हो जाएगा 2 ओम। आंसर आप नोट कर लोगे, कैसे कैसे कराया मैंने वो देख सकते हो। देखो ये आपका क्या है, ये वायर है जिसकी लेंथ A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, सॉरी लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, रेजिस्टिविटी क्या है रो है, और इस वायर की रेजिस्टेंस कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ओम।
फॉर्मूला नोट कर दिया, रो एल अपॉन ए, क्योंकि यही माना है मैंने। रो की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी दी जा रही है 1, तो 1 इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो गया। ठीक है, फिर उसमें क्या किया मैंने, सेकेंड वायर लिया। सेकेंड वायर में मुझे क्या करना था, सिमिलर वायर लेना था। सेकेंड वायर, जिस सिमिलर वायर लिया, इसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारा रेजिस्टेंस है और जो हमारा एरिया है वो क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, लेकिन लेंथ हमें कैसी लेनी थी, डबल लेनी थी, तो डबल ले लिया, एल डैश इक्वल टू 2L ले लिया। और जैसे ही लेंथ हमने डबल किया तो मुझसे कहा गया कि आप रेजिस्टेंस सॉल्व करो, तो हमने कहा ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लिया, रो लेंथ की वैल्यू 2L इंटू ए, फिर मैंने 2 को कॉमन ले लिया, रो एल अपॉन ए हो गया। ठीक है, ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, रो एल अपॉन ए फ्रॉम 1 से जो है इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 इंटू 1 करके मैंने सॉल्व कर दिया, कितना हो गया 2 ओम हो गया। चलिए, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने सेकेंड टाइम भी समझा दिया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इफ इट्स रेडियस इज 1 mm एंड लेंथ इज 200 मीटर एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस इट इज 4 ओम। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप सबको, आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल अपॉन ए। अब एक चीज़ जो है, जैसे यहाँ पे सॉरी मैंने गिवन की जगह पे मैंने फॉर्मूला नोट कर दिया। पहले आप क्या नोट करोगे, गिवन नोट करोगे। रेडियस कितनी दी जा रही है आपको, 1 mm दी जा रही है। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻³। लेंथ कितनी है आपकी 200 मीटर और रजिस्टेंस कितना है आपका 4 ओम है। अब आप बताओ, हमारे फॉर्मूला में रेडियस होता है या एरिया होता है, एरिया होता है, तो एरिया होता है तो हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे देखो, एरिया की फॉर्मूला क्या होगा। अब आप जो भी वायर यूज करते हो, सारे वायर जो है आपको कैसा दिखता है, सिलिंड्रिकल शेप का दिखता है, और सिलिंड्रिकल शेप का दिखता है तो हमें कुछ सिलेंडर से रिलेटेड देखना है। अब यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब इसके थ्रू क्या होगा, मूव करेगा। यानी मुझे जो एरिया लेना होगा वो क्या लेना होगा, ये जो दिख रहा है आपको इसका एरिया लेना होगा। और ये शेप कैसा दिख रहा है, सर्कल जैसा दिख रहा है, इसलिए आप हमेशा ही किसकी, वायर हमेशा ही सिलिंड्रिकल शेप का होता है, और उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी वो हमेशा ही क्या होगी, सर्कल होगी। यानी आपको हमेशा किसकी फॉर्मूला लेना होगा, सर्कल की फॉर्मूला लेना होगा। और सर्कल की फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, रेडियस कितनी है 10⁻³ मीटर में ही है, 3.14 इंटू 10⁻² करेंगे, 10⁻⁻6 मीटर था, तो क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अब सारी वैल्यू हमने एसआई यूनिट में रख ली। अब हम आगे फॉर्मूला यूज करके वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस को भी मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस की हेल्प से एरिया फाइंड कर लिया। अब आ जाओ, आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई कर लो आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है 4, और एरिया की वैल्यू कितनी आ गई 3.14 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई 200। ठीक है, 2 से कैंसिल कर दो, 4 कितना हो जाएगा, 4 आपका 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3.14। अब देखो यहाँ पे 10 की पावर क्या है -6 है, और मैंने क्या किया 2 से 4 को कैंसिल किया तो 2 हो गया, और 200 आपका क्या बन गया, ये 100 बन गया। तो 100 का मतलब क्या होता है 10⁻², 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻8। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 2.6, यानी 6.28 इंटू 10⁻⁻8
-8 यानी रो की वैल्यू कितनी हो गई 6.28 10⁻⁸ यूनिट क्या हो जाएगी ओम मीटर। एक बार आप आंसर देख लो कैसे सॉल्व किया। वैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस इसमें ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया था क्योंकि कुछ बच्चों को ना एरिया का कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे एरिया की क्या फॉर्मूला, रेडियस दिया गया है तो एरिया की क्या फॉर्मूला लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि एरिया की फॉर्मूला आप हमेशा ही क्या लोगे πr² लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि वायर की जो शेप है वो हमेशा कैसी होती है सिलिंड्रिकल होती है, और सिलिंड्रिकल होने की वजह से ही इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके थ्रू आपके इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट मूव करेगा वो कैसा होगा सर्कल होगा, इसलिए सर्कल की हम लोग फॉर्मूला नोट करते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने देखा है बहुत बच्चे गलती करते हैं, सोचते ही नहीं है, इसको भी इजी ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 6 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे भी जब भी आप ना फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो आप गिवन और फिगर बना दो, इससे ना बहुत आइडिया मिल जाता है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एक वायर मैंने लिया जिसकी लेंथ मैंने मान लिया कितनी L, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी मान ली A, और रजिस्टिविटी कितनी मान ली रो, और उस वायर की रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि ये सब दिया नहीं गया है तो आपको खुद से मानना पड़ेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 6 ओम। अब कहा जा रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 6 ओम, इट इज ए स्ट्रेच, यानी इसी को क्या करना है खींचना है, स्ट्रेच करना है, सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीज टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब ये है कि जो भी आपने लिया, एक आपने पर्टिकुलर लेंथ लिया और सॉरी वायर लिया पर्टिकुलर लेंथ एंड पर्टिकुलर थिकनेस की, और उसी वायर को क्या कर रहे हो स्ट्रेच कर रहे हो। तो जब आप स्ट्रेच करोगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और उसकी डायमीटर क्या होगी यानी थिकनेस क्या होगी डिक्रीज करेगा, और जब डायमीटर डिक्रीज करेगा तो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होगा डिक्रीज करेगा। और बहुत बच्चे क्या होता है कि इसमें जो है लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो सिर्फ क्या करते हैं, जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने लेंथ को क्या किया था डबल किया था, एरिया सिमिलर रखा था, सेम रखा था, इसलिए रखा था क्योंकि वहां पे बाय स्ट्रेचिंग जो है लेंथ इंक्रीज नहीं की जा रही थी। यहाँ पे वहां पे बाय स्ट्रेचिंग वर्ड लिखा ही नहीं था, ना ही कंप्रेशन वर्ड लिखा था और ना ही स्ट्रेचिंग वर्ड लिखा हुआ था, इसलिए मैंने वहां पे क्या किया लेंथ बोल रहा था तो सिर्फ मैंने लेंथ को ही चेंज किया, एरिया को चेंज नहीं किया। लेकिन इस क्वेश्चन में लेंथ कैसे चेंज की जा रही है बाय स्ट्रेचिंग चेंज की जा रही है, और बाय स्ट्रेचिंग जब चेंज की जाएगी उस केस में आपको एरिया को भी चेंज करना होगा। ठीक है, कैसे एरिया को चेंज करोगे, कितने अमाउंट से चेंज करोगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, तो आप कैसे करोगे वो चीजें देखो। अब आप देखो जैसे यहाँ पे देखो ये हो गई हमारी लेंथ, अब इसी लेंथ को आपने क्या किया है, इसी वायर को आपने क्या किया स्ट्रेच किया तो पतला हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ क्या मटेरियल जो है, अब देखो ये जितने मास से बना हुआ है उतनी मास से ये भी बनेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि मास जो है क्या हो जाए चेंज हो जाए, मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि मास ऑफ वायर बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू मास ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग यहां पे देखो मास की फॉर्मूला क्या बताया गया था 9th क्लास में, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी इनटू क्या हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर बिफोर स्ट्रेचिंग, शॉर्ट में नोट कर देती हूँ, बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। अब आप कहोगे कि यहाँ पे एक चीज आपने ना चेंज नहीं किया, डेंसिटी जो है डेंसिटी के आगे बिफोर स्ट्रेचिंग नहीं लगाया, यहाँ पे डेंसिटी के आगे जो है आपने सब स्क्रिप्ट नहीं लिखा आफ्टर स्ट्रेचिंग, क्योंकि यार आप सबको पता होगा 9th क्लास में जब आपने स्टडी किया था तो आपको ये भी बताया गया था डेंसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आप ये बताओ आप नेचर ऑफ मटेरियल चेंज कर रहे हो क्या, पहले भी आपने इसको क्या किया है
एक पर्टिकुलर लेंथ लिए मान लेते हैं कि पहले भी आपने कॉपर वायर लिया है और ये स्ट्रेच कर दिया, तो कॉपर वायर जो है आयरन में तो कन्वर्ट हो नहीं जाएगा, कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, ठीक है। यानी पहले भी ये कॉपर है, बाद में भी स्ट्रेचिंग के बाद भी क्या है, कॉपर है, यानी दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डेंसिटी क्या किया है, सेम रखा है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी डेंसिटी है, राइट साइड में भी डेंसिटी है, डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वायर बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू आफ्टर स्ट्रेचिंग। अच्छा ये बताओ सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर की फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह पे आप यहाँ पे एल लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, पाई आर स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एरिया, और एल आपका एल है, लेंथ है। तो देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इसको एरिया लिख लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एरिया बिफोर स्ट्रेचिंग, मान ले यहाँ पे आपने एज्यूम कर रखा कि इसकी एरिया कितनी है, ए है, लेंथ कितना है, ए, तो वॉल्यूम कितना बना बिफोर स्ट्रेचिंग वायर की, ए इंटू एल। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी हो गई है, डबल हो गई है, बट एरिया आपको पता नहीं है, इसको ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तब आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। यानी हमने एरिया की जगह पे एल डैश इंटू ए डैश नोट कर दिया, ए एल इक्वल टू एल डैश की वैल्यू 2L इंटू ए डैश, ठीक है। तो ए डैश की वैल्यू सॉल्व करना है, तो ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एल मल्टीप्लाई में है ये तो डिवाइड हो जाएगा 2L, एल से एल कैंसिल, कितना हो जाएगा A/2, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो आपको जो है न्यू रेजिस्टेंस सॉल्व करना है, ठीक है। वायर सिमिलर है, फॉर्मूला वैसे क्या होगा, रो एल डैश, वैसे रो डैश नोट करो अभी, अपॉन ए डैश, ठीक है। यानी सारी चीज़ें चेंज हो गया है, देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। अब देखो अब आफ्टर जैसे यहाँ पे देखा जाए तो जो लेंथ है उस लेंथ को कैसे चेंज कर रहे हो, बाई स्ट्रेचिंग चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो बाई स्ट्रेचिंग अगर चेंज करो या सिमिलर वायर यूज़ कर लो, दोनों ही केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि देखा जाए तो यार स्ट्रेच ही तो किया है आपने, स्ट्रेच किया तो लेंथ चेंज हुआ है, और लेंथ चेंज होगा तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज करेगा तो आपकी डायमीटर डिक्रीज हो जाएगी, और डायमीटर डिक्रीज करेगा तो एरिया भी आपकी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसके पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो डिपेंड करता नहीं है, तो फिर आप रेजिस्टिविटी क्या करोगे, सेम ही ले लोगे। एल डैश की वैल्यू कितनी हो गई 2L, और ए डैश की वैल्यू कितनी हो गई, A/2 हो गया, यहाँ से A/2। यहाँ पे देखो 2 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 2 × 2 कितना हो गया 4L डिवाइडेड बाई A, यानी R न्यू इक्वल टू कितना हो गया 4, मैं कॉमन ले लेती हूँ, रो L अपॉन A। इस वाले देखो यहाँ से आप फॉर्मूला बनाओगे तो R इक्वल टू क्या बनेगा, रो L अपॉन A, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 6 ओम दी गई है, यानी इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यानी फ्रॉम 1 R न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और रो L अपॉन A की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करोगे 6, 4 × 6 कितना हो जाएगा 24 ओम। ठीक है, कैसे मैंने चेंज किया वो आपको दिखाई दिया। एक चीज़ और है, यहाँ पे जो है इस कैलकुलेशन में मैंने बच्चों को देखा बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आपने जो है इस टू की मल्टीप्लिकेशन इस एरिया में क्यों नहीं कर दिया, आपने लेंथ में क्यों मल्टीप्लिकेशन किया। तो आप देखो जब भी आप वैल्यू पुट करो, तो मैं आपको बता रही हूँ इसको कैसे करना होता है। जब भी मैं देखती हूँ बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आप देखो कैसे सॉल्व करना होता है। जब भी आप वैल्यू पुट करते हो थोड़ा ध्यान से, जब भी फ्रैक्शन वाली है तो देखो जब हम न्यूमरेटर में पुट कर रहे हैं तो 2L केवल पुट कर रहे हैं, तो आप 2L अपॉन 1 कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन में पुट करो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप फ्रैक्शन में पुट करने वाले हो, तो आप न्यूमरेटर को भी फ्रैक्शन में पुट कर दो, कंफ्यूजन कभी होगा ही नहीं। अब आप सबको पता है कि फ्रैक्शन का जो है ना, कैसे फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे सॉल्व किया जाता है, आप सबको पता है कि आप न्यूमरेटर को क्या करते हो सेम रखते हो, और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 2/A हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया था 2 से
लेंथ में मल्टीप्लाई कर दिया था डायरेक्ट, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, वही मैंने नोट किया है, रो इंटू 4L/A, 4 आपका कॉमन लेकर फिर मैंने सॉल्व कर दिया। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेरा जो लेक्चर है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और उससे जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे और सर्किट में जैसे करंट वगैरह फाइंड आउट करना होता है वो सारे क्वेश्चंस मैं उसके अंदर डालूंगी। आई थिंक लग रहा है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा, और आप ट्राई करो कि इलेक्ट्रिसिटी की जो वीडियो है वो आप पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग से देखो। अभी तक मैंने 4 लेक्चर बना दिया, तो आप ना एक एक करके सारा देखो, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और आराम से देखो इसको, एक एक करके ट्राई करो इसको समझने की, कंसेप्चुअली समझाया है, ट्राई करोगे तो बिल्कुल ही समझ में आएगा। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।